नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो 500 क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैं अपना 8वां लेक्चर यानी कि 175 से 200 क्वेश्चंस तक जो है उसको लेकर के आया हूं। और इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से बिना समय गंवाए। जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आप मेरे देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्रमशः अलग अलग टीचर जो है अलग अलग लेक्चर्स आपके लेंगे, ठीक है, एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, एक टेस्ट चेंज करने के लिए। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर एक ही टीचर सारे लेक्चर्स ले लेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फिर नहीं आएगा, और वो भी लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें आपको रिवीजन करना है। तो हर टीचर का एक अपना क्वालिटी होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हर टीचर को डिवाइड कर दिया गया है। तो मुझे पहले ये 8 मिले थे। देखते हैं फर्दर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में पुलिस विभाग द्वारा गोज ब्लू अभियान, ठीक है, चलाया गया है? तो इसका आंसर है असम। असम सरकार में जो है वहाँ का जो पुलिस मुख्यालय है, ठीक है ना, असम पुलिस मुख्यालय और गुवाहाटी पुलिस आयुक्त कार्यालय, उसको नीले रंग से रोशन किया गया है, ठीक। तो समझते हैं गोज ब्लू जो है, गोज ब्लू, ये जो अभियान है ये है क्या? तो ये एक्चुअली यूनेस्को जो है वो 20 तारीख को यानी कि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट करता है, ठीक है ना। ये बाल दिवस यहाँ पर लिखा हुआ है तो समझिएगा, विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। और यूनेस्को की जो प्रतिबद्धता है बाल अधिकारों को लेकर के, उसको दोहराने के पॉइंट ऑफ व्यू से गोज ब्लू कार्यक्रम जो है शुरू करता है। बेसिकली ये जो कार्यक्रम है इट्स नॉट ए सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये सेलिब्रेशन नहीं है। सेलिब्रेशन मतलब उमंग का त्यौहार नहीं है। ये है आपका कोविड-19 से जो प्रभावित हुए थे बच्चे, उनके लिए जैसे चीज़ों को फिर से री इमेजिंग किया जा रहा है। मतलब फिर से वो चीज़ जो है अपना जो पुराना विश्व है 2020 से पहले की स्थिति जो है उसको फिर से री इमेजिन कर पाएँ, इसके लिए एक बेटर वर्ल्ड बनाने की पहल है, ठीक है ना। तो इस सेक्टर में बहुत सारी जगहें जो है ब्लू कलर के प्रकाश में या नीले रंग के प्रकाश में जो है दिखाई गई हैं। उसमें राष्ट्रपति भवन है, पीएम ऑफिस है जिसमें नॉर्दर्न और सदर्न ब्लॉक है आपके, ठीक है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कह सकते हैं। फिर पार्लियामेंट हाउस है, रानी की वाव जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी 11वीं शताब्दी की। उसके बाद 100 रुपये के जो नोट है उस पर वो बनी भी हुई है रानी की वाव, तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुतुब मीनार जो कि सबसे ऊंची ब्रिक मिनारेट है वर्ल्ड की। उसके बाद सीएसटी जो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो सेकंड टाइम जो है इस तरह से जगमगाया है नीले प्रकाश में, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा हावड़ा ब्रिज जिसको रविंद्र सेतु भी कहते हैं, जहाज महल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। फिर गांधी मंडप जो गुवाहाटी में है। उसके अलावा खानक्वा मुनीमिया करके है, मुल्ला मीतन मस्जिद। ये सारी जगहें जो है जितनी मैंने बोली हैं, एक बार पॉज करके आप ध्यान दीजिएगा। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको सेकंड टाइम जो है ब्लू कलर के प्रकाश में दिखाया गया है। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप यूनेस्को की साइट पे जाओगे, गोज ब्लू डालोगे तो अपने आप वो चीज़ें मिल जाएंगी। आप डालो गोज ब्लू यूनेस्को तो अपने आप इंडिया की कुछ चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी आपको जो मैंने बताया है। उसमें रानी की वाव मैंने बताई है, रानी की वाव VAV, ठीक है ना। रानी की वाव जो था वो क्या है, एक बावड़ी टाइप का है। रानी की वाव मतलब एक स्ट्रक्चर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया गया है, और 11वीं शताब्दी का है। और 100 रुपये का जो नोट होता है लेवेंडर कलर का, ठीक है, लेवेंडर कलर का 100 रुपये का जो नोट होता है उस पर भी ये बना हुआ है, ओके, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिट्रेटिंग आवर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, द असम पुलिस हेडक्वार्टर एंड द गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस वर इल्यूमिनेटेड ब्लू इन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। तो एक्चुअली मैं दिखा तो सकता हूँ बट मुझे सर्च करना पड़ेगा, लेट मी चेक। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है यूनेस्को की साइट में कि गो ब्लू फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो इस तरह से देखिए बच्चे इस तरह से छाप मार रहे हैं। मैंने बताया कि ये राष्ट्रपति भवन है, ये रानी की वाव है जो 100 रुपये के नोट पे भी है, फिर ये कुतुब मीनार है आपकी, फिर उसी तरीके से ये है आपका सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये हावड़ा ब्रिज है, ठीक है ना। उसी तरह से ये आगे की चीज़ें हैं जो लिख रहा है जहाज महल, ठीक। देखिए कुछ थीम्स भी लिख रहे हैं, बच्चे हम सब ने ठाना है अपने बच्चे को संपूर्ण टीकाकरण कराना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो कोविड-19 में बच्चे एक्सपीरियंस किए, इनके लिए बहुत शॉकिंग थी। तो उसी तरीके से जो पुलिस विभाग है
आसाम का, उसने भी गोज ब्लू अभियान में जो है हिस्सा लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाल सलाम नामक उपन्यास किसकी है? तो यह है आपकी स्मृति जुबिन ईरानी की, स्मृति जुबिन ईरानी की है। ठीक है, जो आपको पता है कि ये जो है सांसद भी हैं, तो यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। वो ने राइटर मतलब एक बुक लिख करके जो डेब्यू किया है, इसका नाम है लाल सलाम। ठीक है ना। लाल सलाम इज़ ए स्टोरी ऑफ विक्रम प्रताप सिंह, अ यंग ऑफिसर। एक यंग ऑफिसर विक्रम प्रताप सिंह जो है, उनकी स्टोरी है ये। तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ बुक्स मैं लिखूंगा, आपको देखनी है, और आशा करता हूँ उसमें से कोई ना कोई बुक जो है यूपीपीसीएस में ज़रूर आपको मिलनी चाहिए। चलिए, तो बुक मैं लिखता हूँ आपको, जहाँ पर मुझे ब्लैंक पेज मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक पेज मिल रहा है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कुछ बुक्स। अब बुक्स देखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ था लाल सलाम, वो तो स्मृति जुबिन ईरानी का था, लेकिन उसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक, इसके साथ कुछ बुक्स का नाम लिख रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बुक है व्हाट हैपेंड, ये लिखा है आपका हिलेरी क्लिंटन ने। ठीक, फिर शशि थरूर जी ने लिखा है व्हाई आई एम हिंदू। ठीक, फिर लिखा है आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये लिखा है आपका और रोमिला थापर ने। ठीक, फिर अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये लिखा है बराक ओबामा ने। ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है लेट अस ड्रीम, ये लिखा है पोप फ्रांसिस ने। ओके, फिर इसी प्रकार एक बुक आई है रामचंद्र गुहा की, जो गांधी आफ्टर इंडिपेंडेंस करके लिखे हुए हैं पहले। उनकी एक दूसरी बुक आई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री पर लिखते थे। अब इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिख दिया है, तो लोगों को लगेगा ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक ना, रामचंद्र गुहा नाम ही काफ़ी है। ठीक, फिर उसके बाद दलाई लामा ने लिखी है आवर ओनली होम, मैं आधी बुक का नाम लिख देता हूँ, और ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है ना, इसको लिखा है दलाई लामा ने। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा, रुकिए मेरे पास तो स्पेस है, लिख देता हूँ अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक, फिर एक अवनी दोषी ने लिखी है बर्न्ड शुगर। ठीक, आनंदीबेन पटेल ने लिखी है बाय बाय कोरोना। ओके, उसके बाद ओवरड्राफ्ट सेइंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल ने लिखी है, जिन्हें AIIB का अभी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इन्होंने लिखी है ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। S जयशंकर ने लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है ना, थोड़ी गंदी राइटिंग है, लेकिन आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा जो भी मैंने लिखा है। तो लाल सलाम अभी मैंने बताया, उसका व्हाट हैपेंड है, बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में इसका भी सम्मेलन किया गया है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो थे अमित शाह, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ने इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? तो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, मतलब जो कि नवंबर में हुई है, ठीक ना, दीनदयाल हस्तकला संकुल के अंतर्गत। ओके, तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है आपका वाराणसी में अभी किया गया है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये एक बुक है, इसे किसने लिखा है? तो भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। बुक का नाम है ये कि वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई है, यानी कि कंपनी का प्रकाशक वेस्टलैंड है, और द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है। सत्यजीत रे कौन थे? एक बहुत महान फिल्म निर्माता थे, और उनके कार्यों पर और सिनेमाई संदर्भ में उनका जो भी मतलब योगदान रहा है, उस पर जो है 39 फीचर फिल्म, लघु फिल्म और वृत्त चित्रों की समीक्षा करते हुए जो है भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है पार्थ सतपथी, इसको इनको जो है हंगरी में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दो नाम याद रखिएगा, पहला नाम है आपका संजय भट्टाचार्य, ये हैं आपके स्विट्जरलैंड में, ठीक ना, और दूसरे हैं आपके पार्थ सतपथी, ये हैं आपके हंगरी, ठीक। तो हंगरी की राजधानी तो बुडापेस्ट होती है शायद, और स्विट्जरलैंड की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होती है। ओके, फिर आता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया गया है, और कैंसर डे जो है वो फरवरी माह के 4 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है मनाया गया है, और WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण जो है कैंसर है। तो आए दिन आपको पता भी है कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो कि क्योरेबल नहीं है, जिसमें अपेंडिक्स का भी एक कैंसर आता है, ठीक है। और सॉरी, पैंक्रियाज का कैंसर आता है। तो पैंक्रियाज का कैंसर आपको पता है कि एप्पल के जो संस्थापक थे, वन ऑफ द संस्थापक स्टीव जॉब्स को हुआ था। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट मतलब कि जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, ठीक ना। रेडियोलॉजी उस मूल्य के बारे में जागरूकता देने के लिए बनाया गया है, ठीक ना। रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता देने के लिए मनाया गया है। ये पहली बार 2012 में जो है विश्व में मनाया गया था रेडियोलॉजी दिवस। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन, वेयर वाज द इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस। तो सीड कॉन्फ्रेंस जो अभी आपकी हुई है वो हुई है रोम में, और आपको पता है कि FAO का जो हेडक्वार्टर है वो भी है रोम में। फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी रोम में है। FAO जो है वो UN की अनुषंगी संस्था है, यानी कि UN की जो सब्सिडरी एक इंस्टीट्यूशन है उसका, ठीक है। तो अभी जो इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ मनाया गया है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस इज़ अ 2-day कॉन्फ्रेंस। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन रोम, इटली, और नवंबर डेट से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सेज विथ 2 आर्स, द सेज विथ 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी या माइथोलॉजी, ठीक ना। तो द सेज विथ 2 हॉर्न्स, उसके बाद लिखा है अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ये पुस्तक का जो है श्रृंखला है, इसे कौन लिख रहा था? सुधा मूर्ति लिख रही थी। और सेज विथ 2 हॉर्न्स जो है ये आपका अंतिम या 5वां पार्ट था इसका, ठीक है ना। एक बार एक्सप्लेनेशन में कंफर्म करते हैं कि इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष एक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने अपनी नई पुस्तक द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी की पेशकश की है। और अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की ये 5वीं और अंतिम पुस्तक है। तो सही बता रहा था मैं कि इट इज़ द 5th एंड द फाइनल बुक इन द सीरीज ऑफ अनयूजुअल टेल्स ऑफ माइथोलॉजी। ओके, तो एक बार इस बुक को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो चेयरपर्सन है इन्फोसिस की, उन्होंने लिखा है सुधा मूर्ति, ठीक है ना। तो याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार कन्नड़ अभिनेता को मिला है। तो आपको पता होगा कि बसव श्री पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। पुनीत राजकुमार। तो ये जो पुनीत राजकुमार हैं, बेसिकली साउथ में पुनीत लिखते हैं, ठीक ना, ये स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं उससे।
तो जो पुनीत राजकुमार है, आपको पता होगा कि बहुत सारी साउथ की मूवीज़ में आपने उनको देखा है। और लास्ट ईयर जो न्यूज़ आई थी, लास्ट ईयर न्यूज़ ये आई थी कि ये जैसे जनरल इनको हार्ट अटैक हुआ। जनरली ये अपना वर्कआउट करते थे और बहुत अच्छी शरीर बना के रखी थी, बिल्कुल फिट थे। तो सबको ये आश्चर्यचकित हुआ कि इतने यंग एक्टर जो 40s में हैं अभी, और उनकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज के नाते शरीर में जो भी परेशानी थी, मुझे एक्चुअल साइंटिफिक रीज़न तो उसका नहीं पता है, लेकिन पुनीत राजकुमार को इसी कारण से शायद हुआ था कि वो ओवर एक्सरसाइज और कुछ ज़्यादा ही शरीर में फटीग, या मतलब फटीग नहीं, ज़्यादा ही स्ट्रेन मतलब आ गई थी। ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से। तो उनका जो है एक हादसे के रूप में समझ लीजिए डेथ हो गया, हार्ट अटैक के थ्रू हुआ था। तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम, क्योंकि ये तो है नहीं पॉस्थुमसली, ये डेथ हो गई है, तो पॉस्थुमसली यहाँ पर लिखा है, देखिए पॉस्थुमसली मतलब मरणोपरांत जो है बसव श्री पुरस्कार इनको दिया गया है, जो कि इनकी पत्नी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत न्यूज़ में था बसव श्री पुरस्कार, तो याद रखिएगा कि ये कन्नड़ अभिनेता थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर। ठीक ना, तो ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर जो है ये यानी कि ओपन एयर, यानी कि छत पे खुला हुआ टाइप का मूवी थिएटर है, इंडिया में पहली बार इनॉग्रेट किया है रिलायंस इंडस्ट्री जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में। ठीक ना, मुंबई महाराष्ट्र में। तो दिस न्यू थिएटर इन ओपन ऑन टॉप फ्लोर ऑफ द मॉल ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC विच कैन बी अकोमोडेट 290 कार्स एट अ टाइम। मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मॉल टॉप फ्लोर पर खुला है, जिसमें एक समय में 290 कारें आ सकती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पहला ड्राइव इन रूफ टॉप थिएटर है ये। ओके, मतलब ऐसा कुछ समझ लीजिए, जैसे मैं आपको, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी तो आप कभी कभी देखते होंगे कि एक पार्क है, ठीक है, पार्क में स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है ना, और बाकी चीज़ें ओपन है, जैसे साउंड बॉक्स इधर रखा है और बाकी चीज़ें ओपन है, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कपल्स बैठ रहे हैं, सिंगल्स बैठ रहे हैं, ठीक है, और मूवीज़ चल रही हैं सामने। ओके, कुछ उसी तर्ज पे रिलायंस ने खोला है, बट ये रूफ टॉप पे खोला है, मतलब कि छत पर खोला है, किसी बिल्डिंग के छत पर खोला है। ठीक है, ये थिएटर तो जहाँ खुला है वो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, BKC मॉल में खुला हुआ है टॉप फ्लोर पर। तो वहाँ पर मतलब 290 कारें आ सकती हैं। तो काफ़ी आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि कार के वहाँ तक जाने का जो है रास्ता भी पूरा बना होगा कार के चढ़ने के लिए। ठीक है, पार्किंग की सुविधा इत्यादि भी होगी वहाँ पर। तो इस प्रकार का है वो। फिर आता है एक माता लफ़ी नामक एक पारंपरिक पौधा मिला है। माता लफ़ी बेसिकली जो है ये आइब्रूफेन जो होता था, जो कि पेन किलर के तरह से वर्क करता है, आइब्रूफेन, ठीक ना, आइब्रूप्रोफेन जो होता था उसका जो है सब्स्टिट्यूट कहा जा रहा है इसको। तो ये आपका समोआ में पाया जाता है। समोआ कहाँ है बात आती है, तो समोआ को मैं कोशिश करता हूँ आपको सीधे इंटरनेट पर दिखाने की। तो देखिए ये है आपका समोआ द्वीप, ठीक है ना। समोआ को अगर आप मैप में देखते हैं तो देखिए मैप में कुछ समोआ ऐसे दिखाई देगा। देखिए समोआ यहाँ पर है, तो देखते हैं इसकी पोजीशन कहाँ है। बेसिकली ये ओशिनिया में स्थित है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास होगा, ऑस्ट्रेलिया के दाएं बगल आई थिंक, ठीक है ना। अब देखते हैं कि समोआ कहाँ है। देखिए कितना छोटा सा द्वीप है, ठीक ना, लिखा है अमेरिकन समोआ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, यहाँ है हमारा प्यारा भारत, थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और ये आपको समोआ दिख रहा है, कितना छोटा कंट्री है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये जो समोआ है उसी के विषय में अभी बात हो रही थी हम लोग की, ठीक है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न था हम लोग का कि यहाँ पर ही जो है ये माता लाफी नामक एक पारंपरिक पौधा मिल रहा है, ठीक ना, और ओशिनिया के देश में समोआ में मिल रहा है, ठीक ना। तो ये जो है पोटेंट एज एब्रूफेन जो है उसके तरह से ये वर्क करेगा और ये रिसर्च में पाया गया है। नेक्स्ट है सेफ स्त्री एंड माई कानून नाम से किसने साइबर सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंस्टाग्राम में लॉन्च किया है सेफ स्त्री एंड माई कानून, ठीक है, साइबर सुरक्षा अभियान है। बेसिकली है क्या ये, ध्यान से समझते हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसा होता है कि जब यंग पीपल, ठीक है ना, हालांकि स्त्रियों पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, बट फिर भी मैं पूरे यंग की बात कर रहा हूँ। वेन एवर यंग पीपल, जब कभी भी मतलब यंग लोग जो है ऑनलाइन होते हैं तो उनके सेफ्टी को, उनकी सिक्योरिटी को बेसिकली बहुत सारी ऐसी संस्थाओं द्वारा, ठीक है ना,
जो कि हैकिंग का काम करती हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगाने का काम करती हैं, उनके द्वारा जो है उसको ब्रीच किया जाता है, उनकी प्राइवेसी को। और फिर तरह तरह की डिमांड्स होती हैं, फिरौती होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, ठीक है, या फिर किसी के पर्सनल डेटा को चोरी करने की से संबंधित जो है चीज़ें होती हैं। फ़ोटो उसको गलत यूज़ करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए होता है, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम जो है ज़्यादा परेशानी, मेंटली रूप से भी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश होती है। तो उसके लिए इंस्टाग्राम ने क्या किया है कि यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा देने के लिए जो है सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 अभियान शुरू किए हैं, ठीक है। सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए युवा मीडिया कंपनी और महिला अधिकार व कानून मंच के साथ भागीदारी भी की है, इसीलिए जो है इसमें माई कानून को जोड़ा गया है। ओके, माई कानून को इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि महिला अधिकार व कानून मंच के भागीदारी भी उसमें हुई है, और इस प्रकार जो है क्या बोलते हैं, कानून के साथ साथ जो है आपको सेफ्टी प्रदान किया जाएगा। और कुछ प्राइवेसी फीचर्स भी लॉन्च हुए हैं, ठीक है, जिससे जो कि पहले नहीं थे, कि कोई अननोन व्यक्ति आपके प्रोफाइल पर विजिट करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से देख लेता है। जैसे जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और उसमें इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है या फिर सोशल मीडिया का नाम आ रहा है, तो सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो भी कुछ सावधानी से जो है अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में ये था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड? तो इसका सही करेक्ट आंसर है बिहार, ठीक है ना, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या इसकी कि जैसे दिल्ली में जो आयोजित हुआ था कार्यक्रम, उसमें बिहार को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड दिया गया। तो इंडिया टुडे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से जो है ये अवार्ड दिया जा रहा था, ठीक है। और ये पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी जो है वो शामिल हुए, और उन्होंने ही डिफरेंट राज्यों को जो है ये अवार्ड प्रदान किया, ठीक है ना। तो अब कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेटिव मतलब कि ऐड से रिलेटेड कुछ बातें। 8840751912 यहाँ पर एक आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और दूसरा नंबर आपका 9519780078। आपने आपने डेफिनेटली ये बैच ज्वाइन किया है, बेशक ये बैच ज्वाइन किया है, ठीक है, तभी आपको ये पेड लेक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। बट मैं आपको बस इतना सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप अगर एक एस्पायरेंट हो, चाहे यूपी पीसीएस के लिए या फिर ये बिहार पीसीएस के लिए, या जो भी एस्पायरेंट हो और आपने ये ज्वाइन कर रखा है, तो आप बस इतना काम कर दीजिए कि एक टेस्ट सीरीज़ के नाम से कि बेस्ट 500 MCQ टेस्ट सीरीज़ स्टार्टेड बाय यूपीएससी हिंदी, ठीक है ना, ऐसा करके, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ये फ़ोन नंबर या ये फ़ोन नंबर कोई सा भी, ठीक ना, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऐसा करके आप एक दिन के लिए अपना स्टेटस लगा लो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा ये ऐड सुन करके मुझे थोड़ा सा टॉन्ट कर रहे हो, बट बेसिकली है क्या कि आप खुद सोचो कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अन्य लोग जो उसके विषय में जान रहा है वो लाभान्वित हो रहे हैं उन चीज़ों से, ठीक। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि यूपी के लिए एक विशेष करंट अफेयर्स का कोर्स जो है यूपीएससी हिंदी लॉन्च करके लाई है, या यूपीएससी हिंदी ऐसी कोई संस्था है जो कि कुछ ऐसा काम करती है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं, अन्य भी संस्थाएं हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी संस्थाएं हैं, तो उस प्रकार जो है मिसलीड लोगों को ज़्यादा किया जाता है। अगर आपको ये लगता है कि यूपीएससी हिंदी ऑथेंटिक चीज़ें लेकर के आती है, और ऑथेंटिक अभी जो चल रहा है बेसिकली वो ऑथेंटिक है, तो आप जो है, जैसा मैंने कहा कि स्टेटस लगा लीजिएगा, आप लगा लीजिए, उसमें आपका एक दिन 24 घंटे के लिए स्टेटस लगा रहेगा, ठीक है। आप कुछ लोगों को उसमें ब्लॉक कर सकते हो भाई, कि जो आप चाह रहे हो ना देख पाएँ, ठीक है। बाकी आप एस्पायरेंट्स के ग्रुप में तो एटलीस्ट भेज ही सकते हो कि अगर मेरे किसी दोस्त को या फिर दोस्त के दोस्त को या दोस्त की दोस्त को, ठीक है ना, किसे भी ज्वाइन करना है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर ले। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रचार कर दिया मैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सड़क सुरक्षा पहल जिसका नाम है रक्षक, ठीक है ना, इन विच स्टेट वॉज द रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक लॉन्च? तो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है जिसका नाम है रक्षक, वो किस राज्य में अभी लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका रोड सेफ्टी इनिशिएटिव उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा की सरकार ने एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की कार्यवाही के लिए 30,000 स्वयंसेवकों उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है, ठीक है। तो देख लीजिए कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव नेम्ड रक्षक टू ट्रेन 30,000 वॉलंटियर्स रेस्पॉन्डर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट रोड एक्सीडेंट। ओके, तो रोड एक्सीडेंट को जो है ऐसा करने के लिए 30,000 वॉलंटियर्स को उड़ीसा की सरकार ने तैयार किया है, ठीक।
अब आपसे एक प्रश्न है जो उड़ीसा से ही रिलेटेड है, मैं पहले ही बता दूंगा, चलिए कोई बात नहीं। भितरकनिका, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक, कोणार्क मंदिर, ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है पहले ये बता दीजिए, और किस लिए प्रसिद्ध है। अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हर बार की तरह मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है, और टीम भी करेगी रिप्लाई। सही लगता है। ये भितरकनिका बेसिकली किसके लिए फेमस था, ठीक है ना, कुछ एलिगेटर था या जो भी था, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, किसके लिए फेमस था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स एक बुक आई है, इसको लिखा है सलमान खुर्शीद में। तो ये बुक जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सलमान खुर्शीद जी जो है विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दा जो कि अयोध्या है उस पर, विपक्ष के नेता मतलब विपक्ष के हैं, नेता नहीं है, ठीक है ना, तो उन्होंने जो एक ज्वलंत मुद्दा अयोध्या है, ठीक है, जिस पर जो है बुक लिखी है, और अयोध्या का भी नाम भी चेंज हुआ, फैज़ाबाद से अयोध्या हुआ। तो देखते हैं ये बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक। तो हु हैज़ रिटन द बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ठीक, तो ये लिखा है सलमान खुर्शीद ने, ठीक। आगे देखते हैं, द बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स हैज़ बीन रिलीज्ड इन नवंबर 2021। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद। द बुक मेंशंस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन राम जन्मभूमि टेम्पल डिस्प्यूट इन अयोध्या। तो इसमें इन्होंने जो है जो डिसीजन आया था कि राम की भूमि है, राम को एक व्यक्ति मानकर जो है, एक विश्वास के स्थान पर एक व्यक्ति मानकर जो है डिसीजन दिया गया था कि वो भूमि राम की है। तो इसके ऊपर इन्होंने जो है लिखा है, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, कि नवंबर 2021 में पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड आवर टाइम्स का विमोचन किया गया। इस विमोचन को जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने किया है। पुस्तक में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया, कितनी जजेस की बेंच थी, और किस प्रकार जो है पूरे देश ने इसको एक्सेप्ट किया, बहुत ही सहिष्णुतापूर्वक जो है एक्सेप्ट किया, बिना दंगा फसाद के। बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज़ अप्रिशिएबल है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स के पुस्तक हैं असीम चावला, ओके। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये बुक वाला ही पूरा सीरीज़ है 175 से 200, इसमें बहुत सारी बुक्स मैंने भी बताई, 4 बुक्स हम उसके अलावा भी पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो असीम चावला जी ने जो है लिखा है फंडिंग देख लेता हूँ मैं, फंडिंग लिखा हुआ है, फाइंडिंग नहीं है, ओके। फंडिंग है स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, टैक्स और विविध वित्तीय मामलों पर जो है बेस्ड है। तो असीम चावला ने लिखा है फंडिंग है स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक चीज़ और बता देता हूँ, एग्जाम टिप, एग्जामिनेशन टिप ये है, हालांकि पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में शुद्ध रखने की यूपीपीसीएस जो है पूरी कोशिश करता है। वो चाहता है कि शुचिता जो है भंग ना हो, पेपर में कहीं कोई त्रुटि ना हो। बट इन केस जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको पढ़ा कि यहाँ पर लिखा हुआ था फाइंडिंग, ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि जो टाइपिस्ट हो, ठीक है ना, उसने लिखा फंडिंग हो, बट वो जो है ड्यू टू टाइपिंग एरर या टाइपिंग एरर के कारण वो फंडिंग लिखा गया हो, ठीक है ना, मतलब फंडिंग जो है फाइंडिंग लिखा गया हो। तो मैं आपसे, जैसे मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप देखते होंगे कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, शायद मुझे 10-15 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है या लगभग 20 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है वहाँ मैं दोनों हिंदी इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जब मैं बोर्ड पे रहता था तो मैं यूजुअली हिंदी इंग्लिश पढ़ता था, बट अभी जब मुझे डाउट होता है तो मैं इंग्लिश ज़रूर पढ़ता हूँ। अपनी आदत ऐसी डालिए कि अगर पेपर आप कर रहे हो और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उस नाते आप उसको स्किप कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि बगल में जो इंग्लिश लिखी हुई है आप उसको ज़रूर से ज़रूर एक बारी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना, क्योंकि जब आप उस चीज़ को एक बार पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपका डाउट किसी हिंदी या त्रुटि को लेकर के हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एडहॉक कमेटी जो होती है, ठीक है ना, उसको तदर्थ बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एडहॉक हर जगह पढ़ा है, जिस शिक्षक से जिस टीचर से आपने पढ़ रखा है उसने आपको एडहॉक लिखवाया है, हर जगह आपने एडहॉक लिख के रखा है, और एग्जामिनेशन में आपको वो तदर्थ मिल गया। आप हिंदी माध्यम के जो है विद्यार्थी हैं हम ही लोग की तरह, और आपको जो है चीज़ तदर्थ मिल गई,
तो कभी भी अपने आप को इस पॉइंट पे वीक मत होने दीजिए कि तदर्थ लिख दिया तो मैं इंग्लिश जो बगल में पोर्शन लिखा है उसे बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ही नहीं करूँगा, मैं तदर्थ को तदर्थ जानकर छोड़ दूंगा एक बारी बस, क्योंकि उसमें 5 सेकंड का टाइम लगना है। बस आप अपनी निगाहें उधर राइट साइड में करिए जिधर इंग्लिश लिखी होती है, और अब बिल्कुल तदर्थ की इंग्लिश जो है पढ़ने की एक बारी कोशिश करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर केवल अर्थ के नाते वो प्रश्न छोड़ रहे होंगे तो वो क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बात का विश्वास हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हमेशा रखें कि नॉलेज हिंदी वालों को ज़्यादा होती है, लेकिन क्लैरिटी इंग्लिश वालों को ज़्यादा होती है, ठीक है। चूँकि मैंने स्टार्टिंग में जो कुछ प्रिपरेशन की वो इंग्लिश में की, उसके बाद फिर मैं हिंदी मीडियम से करने लगा, तो मैंने ये देखा हमेशा कि इंग्लिश मीडियम वालों का गोल बिल्कुल क्लियर होता है, वो स्मार्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के पास अथाह ज्ञान होता है, ठीक है ना। आप कोई भी प्रश्न पूछ लोगे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बता देंगे, लेकिन बात जब आएगी परफॉर्मेंस की तो कहीं ना कहीं चूँकि स्मार्ट वर्कर नहीं होते हैं तो उसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है ना। नहीं तो फिर यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जान जाइए कि रुकावट नहीं बनेगा, या फिर यूपी पीसीएस जैसा एग्ज़ाम भी हिंदी माध्यम वालों विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए एक जो है मैं जब टीम कहेगी तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं एक काउंसलिंग और मोटिवेशन टाइप की बातें लेकर के आऊँगा। उसके साथ साथ यूपीएससी क्या होता है इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी आपके फ्रेंड है उन्हें बता दीजिएगा कि स्टे ट्यून ऑन यूपीएससी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हुनर हाट परफेक्ट प्लेटफॉर्म के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो अब देखिए ये डिपेंड करता है कि संस्करण याद रखिएगा, ठीक है ना। हुनर हाट जो है परफेक्ट प्लेटफॉर्म ये स्टार्ट किया गया है आपका लखनऊ में, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हुनर हाट का 32वां संस्करण लखनऊ में स्टार्ट हुआ है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए तथा उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लखनऊ में हुनर हाट प्लेटफॉर्म परफेक्ट प्लेटफॉर्म के 32वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर भी आप इंग्लिश में देख लीजिए कि विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द कंट्रीज ट्रेडिशन आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक ना, कि प्रमोट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और उसके साथ साथ ट्रेडिशन को जो है रखेंगे। तो मनसुख मांडविया जी ने जो है वो हुनर हाट जो है परफेक्ट प्लेटफॉर्म खोला है या उद्घाटन किया है अभी आपके लखनऊ में। 94वां प्रश्न आता है 194, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नेपाल के किस सेना प्रमुख को सम्मानित किया गया है। तो प्रभुराम शर्मा जनरल, इसका ऑप्शन होगा सी, प्रभुराम शर्मा जनरल को जो है हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इनको जो है ऑनर्ड किया गया है, ठीक। महाभियोग के बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, फिर मैं बताता हूँ। आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग ये 61 में किया गया है, ठीक। उसके बाद आता है, ठीक है, आर्टिकल 61 मैंने बता दिया। स्टार्ट होता है एक्चुअली आर्टिकल 52 से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विषय में बताया गया है, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रपति होगा। बस कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर बताई जाती है यूनियन की, ठीक है। 54 में बताया जाता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का क्या कैसे होगा, ठीक है ना, किस प्रकार जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, ठीक। तो इसी में आर्टिकल 54 में पूरा बताया जाता है कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है, और हस्तांतरित रूप से जो है, ठीक है। तो 54 में इस तरह से इलेक्शन हो रहा है, ठीक, इलेक्शन का प्रोसेस भी बताया गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है, ठीक है ना, कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए ये दे रहा हूँ कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति, आप कमेंट बॉक्स में अगर नहीं भी करते हैं इस आंसर को तो भी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर खोज करके अपनी कॉपी पर, नोट्स पर कहीं भी लिख दीजिएगा। भारत का कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा या कौन से राष्ट्रपति, कितने, ठीक ना, कौन से राष्ट्रपति ऑफिस में डेथ कर गए, ठीक। एक का नाम मैं बता रहा हूँ जाकिर हुसैन, ठीक है, दूसरे का नाम आप बताएंगे
कि कौन से राष्ट्रपति जो थे कि वो आपके जो ऑफिस था उसके अंदर डेथ कर गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में आपको पता ही है कि कौन है राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का आयोजन किस दिन किया गया। ठीक, तो 2 नवंबर को किया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन। तो देख लेते हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा 6ठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा था और पोषण के लिए आयुर्वेद थीम के तहत मनाया गया। ठीक ना, यानी कि आयुर्वेद फॉर न्यूट्रिशन। ठीक, आयुर्वेद फॉर न्यूट्रिशन इसकी थीम है और ये जो है जयपुर में मनाया गया, 6वां था ये। ठीक है ना, किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। ओके, चलिए फिर आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ नाम लेता हूं और उसके विषय में बताता हूं आपको। तो नाम दे रहा हूं चरक, ठीक, और है सुश्रुत। ठीक, तो सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे, ठीक, और चरक जो थे वो मेडिसिनल करते थे। ये बैठते थे आपका चरक जी कनिष्क के दरबार में। ठीक ना, तो कनिष्क के दरबार में बैठते थे चरक, और सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे। सुश्रुत का सबसे इंपॉर्टेंट है नाक की शल्य चिकित्सा। ठीक ना, राइनोप्लास्टी उसको बोलते हैं, ठीक, राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी की थी। ओके, तो यही है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है अभी तक मनाया जा रहा है। बाकी अगर किसी फ्रेंड को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर ले। नेक्स्ट है भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, IREDA। ओके, तो इसने जागरूकता सप्ताह, ठीक है, मनाया है। ये सतर्कता है। ठीक, 2021 में एक भाग के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इन्होंने शुरू किया है विसिल ब्लोअर पोर्टल। ठीक है ना, बेसिकली IREDA भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जिसको बोलते हैं। ठीक ना, इंग्लिश में आपको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक, तो IREDA इरेडा जो है उसने अभी शुरू किया है एक जागरूकता सतर्कता सप्ताह या सप्ताह सतर्कता 2021, जिसमें उसने विसिल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। तो IREDA के विषय में कुछ चीज़ें जानते हैं। IREDA का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है ना, ये मिनी रत्ना टाइप की कंपनी है कैटेगरी 1 में। ठीक ना, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है, अगर पूछता है कि ये महारत्ना है तो आप UPSC में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो आप लिख देंगे कि मिनी रत्ना है। ठीक है ना, और ये वर्क करती है MNRE में। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है एनर्जी फॉर एवर। तो जो IREDA है, इरेडा है, उसका एनर्जी फॉर एवर ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसके बारे में बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 2 नवंबर के आसपास भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में विसिल ब्लोअर पोर्टल प्रारंभ किया। ठीक, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विसिल ब्लोअर पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। ठीक, तो डॉक्टर शंकर आचार्य जो है इसके पुस्तक के लेखक हैं। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। तो इसके हैं शंकर आचार्य जो है लेखक हैं, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं ये, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। शंकर आचार्य हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी, यानी कि अपनी जो जर्नी होगी पर्सनली वो अपना घर पे और अब्रॉड में एक इकोनॉमिस्ट, इस प्रकार से कोई किताब लिखे हैं। फिर दूसरा इसी में एक बुक दिया हुआ है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत ने। ठीक ना, तो मेघना पंत इज़ अ ऑथर ऑफ द बुक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। तो आप याद रख लीजिएगा, वेरी बैड गुड न्यूज़ मतलब ऐसी गुड न्यूज़ जो वेरी बैड टाइप की है, तो इसको लिखा है मेघना पंत। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020। ये मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे AK राजन, उन्होंने लिखी है कि द बुक
इसका नाम है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, ठीक ना, कि किस प्रकार 2020 में एग्रीकल्चर एक्ट जो है आए हैं, या उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी मास्ट के ऊपर आता है, ठीक है ना। एटीपी मार्स 1000 टाइटल करके जीत कर 37वां ग्रैंड किसने जीता है, ठीक ना, हु हैज़ वॉन 37th कैरियर टाइटल ऑफ द विनिंग एटीपी मास 1000 टाइटल। तो इसको नोवाक जोकोविक ने जो है जीता है अभी। तो आपको पता है 3-4 नाम जो हमेशा घूमता रहता है बैडमिंटन की दुनिया में, इसमें राफेल नडाल है, ठीक है ना, इससे पहले फेडरर थे, ठीक, उसके बाद नोवाक जोकोविच है। तो ये 3 नाम जो है बैडमिंटन में हमेशा घूमता रहता है। राफेल नडाल जो है लाल बजरी का बादशाह उनको कहा जाता है, क्योंकि वो जो फ्रेंच ओपन है वो मैक्सिमम टाइम जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, राफेल नडाल ने, ठीक। और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने किसे हराया है, इनका भी नाम रहता है, मेदवेदेव का भी नाम रहता है, जो कि रशिया के हैं। जब भी आप मेदवेदेव इस टाइप का नाम सुनेंगे तो वो रशिया का ही होता है। तो पेरिस फ्रांस में अपना 6ठा पेरिस खिताब जीता है और 37वां मास्टर्स खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं इस समय नोवाक जोकोविच। इन्होंने कैरियर का 37वां जो है एटीपी मास्टर्स खिताब राफेल नडाल को, जो कि अभी तक पहले नंबर पे थे, 36 जीता था उन्होंने, उनको पीछे करके जीत लिया है। वर्तमान में 9 टूर्नामेंट एटीपी मास्टर्स 1000 का हिस्सा है। कैनेडियन ओपन, ठीक है, इटालियन ओपन, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटी कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन, सिंसिनाटी मास्टर्स, संघाई मास्टर्स और पेरिस मास्टर्स, इसी का एक हिस्सा है आपका एटीपी मास्टर्स, ठीक है ना। लिख रहा है कि एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट पहले एटीपी मास्टर्स सीरीज के रूप में जाना जाता था। एटीपी टूर पर शीर्ष क्रम के खिलाड़ियों की विशेषता वाले 9 टेनिस टूर्नामेंट की एक वार्षिक श्रृंखला है। इससे कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब इससे हो सकता है, ठीक है। बाकी नोवाक जोकोविच से ज़्यादा मतलब रखिए। अगला है आपका कि भारत किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए संभावित बोली लगाई है भारत ने। तो संभावित बोली लगाई थी 2036 में ओलंपिक के लिए, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है कि भारत किस वर्ष जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए संभावित बोली लगाई है, तो जिस हिसाब से संभावित बोली लगाई प्रश्न है उस हिसाब से संभावित प्रश्न भी है, ठीक है। कि संभावित प्रश्न का मतलब कि इसका आंसर जो है श्योर नहीं है। अभी आप इसको चेक करोगे तो अगर ये सेम क्वेश्चन पूछता है कि संभावित बोली क्या भारत ने लगाई है 2036 के लिए, तो बिल्कुल हाँ लगाई है, क्योंकि दोहा ने भी लगा के रखी है, कहीं दोहा में भी होने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर मैं रिसेंट न्यूज़ भी देख रहा हूँ अप्रैल 15 तक की, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में एक और तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरा और मैं देख रहा हूँ कि दोहा में होने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो ये अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, तो एग्जाम तक हो सकता है कि क्लियर हो जाए। तो एक बार आप इसको गूगल कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है कि संभावित बोली क्या भारत ने लगाई है, तो हाँ बिल्कुल संभावित बोली भारत ने लगाई है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है, शायद कुछ ज़्यादा क्लैरिटी उससे हो। कह रहा है कि 2021 के अक्टूबर में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र बत्रा ने कहा कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेलों के लिए जो है ये बेटर स्थान होगा। उन्होंने अभी पुष्टि की कि IOA यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, जो भी CC कॉरपोरेशन या जो भी होता है, ठीक है, खेलों की मेजबानी के लिए भारत से संभावित, ठीक है, IOA, ठीक ना, एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, भारत से संभावित बोली के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो यही आपको बता दिया गया। 2024 के लिए तो पेरिस में होने वाला है, ठीक है ना, और 32 के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पसंदीदा शहर में होगा, ठीक। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन ये है। अब लास्ट प्रश्न आता है आज के सेशन का। चूँकि ये लेक्चर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी तेज़ी से बिना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट बताए इस लेक्चर को ख़त्म किया जाए। तो वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीता है डेमन गलगुट ने, ठीक है ना। बुकर पुरस्कार किसने जीता है, याद रखिएगा, ये बुकर पुरस्कार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बुकर पुरस्कार आपका जीता है डेमन गलगुट ने। 3 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। उसमें इनको उपन्यास, जो गलगुट जी का उपन्यास है वो है द प्रॉमिस, ठीक है ना। तो इसमें डेमन गलगुट जो है इनको ये मिला है, और इसमें 50,000 पाउंड की राशि मिली है। और पिछले साल जो है डगलस स्टुअर्ट को शग्गी बेन के लिए जो है पैसे दिए गए थे। तो ये जो है मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन पहली भारतीय थी, फर्स्ट इंडियन जिसने कि मैन बुकर पुरस्कार जीता है, तो ये है आपका अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक, अरुंधति रॉय, सॉरी। तो अरुंधति रॉय जो है वो पहली महिला है जिसने भारत की ओर से जो है ये पुरस्कार जीता है,
ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने जीता था मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, वर्ष आपसे नहीं पूछेगा तो वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए आप इन 2 नंबर पर जो है टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप बिल्कुल हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को चेंज किया जाए और आगे आपके अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को रखा जाए। ठीक है ना, आने वाले एग्ज़ाम के लिए असीमित शुभकामनाएं आपको। आप लोग जो है अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, आशा करता हूं मैं। और जितना ज़्यादा हो सके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो P4 बैच के इस समय क्लासेस चल रही हैं। ठीक, या फिर अगर आप GS रिवाइज़ कर चुके हैं तो जो इस समय 500 MCQs के आए हुए हैं जो आप लोग ज्वाइन करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बताइए कि इसको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, उस हिसाब से जो है इसे ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें लेक्चर बनाने के दौरान हमें याद ना रहती हों। ठीक है, हम ये ना सोच पाते हों कि उधर से देखने वाला जो सामान्य व्यक्ति है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमें चाहने वाले लोग हैं, वो लोग क्या डिमांड चाहते हैं, क्या और इसमें चेंजेस चाहते हैं। जैसे शुरू के लेक्चर्स मैंने बोर्ड पर बनाए, लेकिन अब कुछ पर्सनल वजह से, मतलब थोड़ी तबीयत नासाज लग रही थी मुझे, तो मैं ये 2 लेक्चर जो है फटाफट बनाने के लिए घर से ही इसे बनाने की कोशिश कर दिया कि iPad से बना दिया जाए। और तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस, जो भी आपको चेंजेस चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि जो हम लोग करंट अफेयर्स दें नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, उसमें कुछ फ़ोटोज़ दे दें या कुछ भी, जो भी आप इंटरेक्टिव चेंजेस चाहते हो, वो सुझाव आप अपने ओर से दीजिए। जो भी आप मार्केट में देख रहे होगे कि इस तरह से आपको ज़्यादा याद हो रहा है, ठीक है, या फिर किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रखने चाहिए, वो सुझाव आप लोग हमें देते रहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका सुझाव बेटर लगता है तो हम उसे अपने इस टेस्ट सीरीज़ में या फिर जो भी प्लान्स चलते हैं, तरह तरह के प्रश्नों की जो सीरीज़ चलती है, उसमें शामिल किया जाए, जिससे कि आप लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को, ठीक है ना, या हम सबको, एक पूरा जो कुटुंब है उसको, जो पूरा परिवार है, जैसे ये चैनल हमारा ही चैनल नहीं है, ये चैनल आपका खुद का चैनल है। ठीक है, आप ऐसे इस चैनल से जुड़िए और जो भी सुझाव आपको देना है आप दीजिए। बिल्कुल, अगर वो सुझाव थोड़ा विशेष हुआ और शामिल करने योग्य हुआ तो हम लोग उसे शामिल करेंगे और आशा करेंगे कि जिस व्यक्ति विशेष ने उस सुझाव को दिया है उसके नाम के साथ वहाँ पर हम लोग उस सुझाव को, मतलब उस इम्प्लीमेंटेशन को आपको दिखाएंगे कि हमने जो है आपके सुझाव पर यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन किया है, इस चीज़ को लागू किया है। बाकी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं अभी तक, उसको एक बार से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि एक बार या तो नोट्स बना लीजिए या फिर मोर देन वन टाइम जो है उसको प्ले करिए। मैं कभी भी इसलिए नहीं कहता हूँ कि जैसे फुल प्ले करिए और ये वो, आपने ख़रीदा ही ज़्यादा, आपने जब भी इसको परचेज़ किया है तो आपने उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने के लिए ही परचेज़ किया है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप ये लेक्चर मतलब उसको क्या बोलते हैं, रिप्ले मोड में जो है चला दीजिए कि ये लेक्चर जो है बार बार चलता रहे। उससे क्या होता है कि अगर 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएगा, आप बार बार सुनेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के सीमित शुभकामनाओं के साथ मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आगे के टीचर्स आपके लेक्चर्स जो है लेते रहेंगे क्रमशः। ठीक है, बाकी कोई भी सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। शुभम मिश्रा की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।